मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ परिभाषा को हमने देखा था और हमने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या करिकुलम एंड सिलेबस में अंतर को हम कल देख चुके थे। आज अब हमें समझना है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्या है। आज हमारा प्रकरण है, टॉपिक है पाठ्यक्रम की आवश्यकता व महत्व। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम जिसको हम कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम होना चाहिए एक शिक्षक या शिक्षार्थी के लिए, वो बहुत अनिवार्य की शिक्षा जो कि एक त्रिआयामी नहीं 4 आयामी प्रक्रिया है, जिसके अंदर पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो यानी इन बातों से स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है और ये बहुत ही शिक्षण प्रक्रिया या बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम इसी को देखेंगे। आवश्यकता व महत्व। आवश्यकता और महत्व क्यों, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, किस तरह से है। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे, समय व शक्ति का की बचत व सदुपयोग। समय व शक्ति का सदुपयोग, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो आती है, क्योंकि एक निश्चित पाठ्यक्रम, जैसे कि आप ये बोले कि इतिहास का पाठ्यक्रम है, या फिर ये कहा जाए कि कक्षा, इतिहास को छोड़िए, कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है, तो आप उसके अंतर्गत हर चीज निश्चित होगी कि इसमें इतिहास का क्या विषय पाठ्यचर्या होगी, गणित की क्या होगी, हिंदी की क्या होगी, फिर इनके अतिरिक्त जो आएगी बालक की पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होगी, सह शैक्षिक गतिविधियां क्या होगी। यानी कि कक्षा 6 के बाद जब हम कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें निश्चित होती हैं। जब हर चीज एकदम निश्चित होती है कि इस आयु के बच्चों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियां कौन कौन सी होनी चाहिए और इनको किस तरह से आयोजित कराया जाना चाहिए, जब ये चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं, शिक्षक को सारी चीजें स्पष्ट पता होती है, तो एक शिक्षक के लिए किसी भी कार्य को समय के साथ में और शीघ्रता से पूर्ण करने में या उसका आयोजन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। अगर उसके सामने कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है, कोई निश्चित गाइडलाइन या उसको किसी प्रकार का एक जो कहना चाहिए कि अमुक कार्य करना चाहिए, इसकी कोई भी रूपरेखा अगर उसके सामने नहीं है और उसको कहा जाता है कि बालक में आत्मविश्वास का विकास किया जाना चाहिए, तो उसके आधार पर आप कौन सी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो अब शिक्षक को सबसे पहले सभी अपनी शैक्षिक पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आधार पर यह तय करना होता है कि वो किस तरह से बालक में आत्मविश्वास का विकास कर सकता है और फिर वो उसकी प्लानिंग करेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा। यहाँ पर यह होता है कि उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उसके सामने है कि अमुक आयु के बच्चे अमुक प्रकार की मनोवैज्ञानिक आधार पर यह निश्चित होता है कि बालक को हर उसमें तय होता है कि जैसे
जैसे शिविरा पंचांग के अंदर आप देखते होंगे कि आपको हर चीज तय होती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है। तो शिक्षक को पहले से पता होता है कि मुझे क्या कार्य करना है और मुझे इसके लिए कार्य करना है, तो वो उसी के अनुसार बालक को पहले से ही तैयार कर देता है, जिससे कि समय और शक्ति की जो बचत है वो होती है। अनावश्यक समय नहीं लगता, अनावश्यक शक्ति उसमें नहीं लगती है। जितना अधिक बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है उपयोग होता है। दूसरी बात जो इसके अंतर्गत आती है वो आती है शिक्षा का समान स्तर। शिक्षा का समान स्तर। और शिक्षा का समान स्तर की बात जहां आती है कि समान स्तर यानी कि संपूर्ण राज्य या राष्ट्र, जो कि अब एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम की जो बात चर्चा की जा रही है उसके पीछे कारण भी कुछ यही है कि संपूर्ण राज्य या संपूर्ण राष्ट्र में एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि एक जैसा, क्योंकि बालक तो वही है, उनकी योग्यताएं औसतन वही होती हैं, तो अलग अलग पाठ्यक्रम क्यों? एक जैसा विकास बालकों का होना चाहिए उसी आधार पर, क्योंकि पाठ्यक्रम में भिन्नता होने के कारण कहीं पर बहुत कठिन है, कहीं पे बहुत अधिक सरल है, तो बालकों की जो योग्यताएं हैं उनमें अंतर आ जाता है और उनका मूल्यांकन या उनका अंकन करने का भी तरीका भिन्न हो जाता है। तो ऐसे में किसी राज्य में बहुत अधिक कठिन सिलेबस होता है, जैसे कि माना यह जाता है कि राजस्थान का सिलेबस काफी टफ पड़ता है या काफी मतलब एक प्रोग्रेसिव, राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है वो प्रोग्रेसिव सिलेबस अच्छा माना जाता है कंपैरेटिवली अन्य किसी राज्य के। तो ऐसे में उस कहीं भी उच्च शिक्षा में, उच्च विद्यालयों में अगर एडमिशन की बात आती है तो निश्चित है कि राजस्थान के छात्रों के परसेंटेज को उसी दृष्टि से देखा जाता है, जबकि जिसमें सरल सिलेबस माना जाता है वहां के छात्रों के भले ही 90% अंक आ रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना राजस्थान के 85% या 80% अंक लाने वाले बालक के समतुल्य की जाती है। तो ऐसी विभिन्नता को, इस भेद को समाप्त करने के उद्देश्य से भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिससे कि समान शिक्षा का स्तर बनाया रखा जा सके। उसके बाद अगली बात यहाँ पर आती है वो है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी ये पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उसके लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। क्यों? कि उद्देश्य लेकर हम उद्देश्यहीन शिक्षा हम नहीं देते हैं, यानी कि उद्देश्य का होना आवश्यक है और उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जा सकती है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए अनिवार्य होता है कि इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करने की दृष्टि से उन उद्देश्यों से संबंधित समस्त तत्वों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करके और इनकी प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद आता है आपका शिक्षा प्रक्रिया में सहायक। शिक्षा प्रक्रिया में सहायक, ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया में सहायक यानी कि शिक्षा प्रक्रिया जो पूर्ण शिक्षा एक प्रक्रिया के चलाता है या शिक्षण की जो प्रक्रिया आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि कौन सी सामग्री, किस तरह की शिक्षण सामग्री होगी जिसका अध्यापन शिक्षक को करना है, किस प्रकार की सहायक सामग्री होगी, विषय वस्तु कैसी होगी, सहायक सामग्री कैसी होगी, शिक्षण विधियां कैसी होगी, यानी कि एक शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, विषय वस्तु, सहायक सामग्री, अच्छा फिर शिक्षण विधि, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका कि उपयोग करके और शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू किया जाता है। तो ऐसे में यह तय करना पाठ्यक्रम के
निरंतर कैसे चलाया जा सकता है या निरंतर रूप से उसको कैसे पूर्ण किया जा सकता है। इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम की आवश्यकता और उसका महत्व माना गया है। अगली बात आती है आपकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता यानी कि बालक, सबसे पहली चीज तो वर्तमान में उसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि बालक का जो एक टारगेट होता है या उसका ध्यान केंद्रित होता है वो होता है अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के ऊपर अधिक रूप से। तो बालक को जब उस वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति जब हो पाती है बालक की, तो वो उसमें रुचि लेने लगता है और मनोवैज्ञानिक रूप से बालक पर एक प्रभाव पड़ता है और वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो पाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक को एक तरह से कहा जाए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसमें भावी मतलब भविष्य में क्या उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, वर्तमान की जब वो वर्तमान की आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति नजर आती है तो उसकी रुचि उत्पन्न होने लगती है और भविष्य में भावी वर्तमान के साथ में भावी भविष्य में किस प्रकार से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, जब ये चीजें नजर आती है तो बालक अधिक मेहनत करता है और शिक्षा के प्रति उसका रुझान बढ़ने लगता है। इसीलिए शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि एक तरह से कहा जाए कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव बालक पर पड़ता है, जिससे कि वह अपने कार्यों अपने कहना चाहिए कि शिक्षा के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगती है। अगली बात जो आती है इसमें वो आती है पाठ्य पुस्तकों का लेखन। पाठ्य पुस्तकों का लेखन यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है उसको लिखने के लिए किस तरह से क्या-क्या कंटेंट उसके अंदर आना चाहिए, किस प्रकार की विषय वस्तु आनी चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक के लिए उसको तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बिना रूपरेखा के किसी भी पाठ्य पुस्तक को हम नहीं लिख सकते हैं, उसकी विषय वस्तु को संकलित उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक पाठ्यक्रम का अगर निश्चित है तो हमारी समस्त क्रियाएं, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य वगैरह जितना भी है सब कुछ हम उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कर सकते हैं या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का स्वरूप तैयार किया जा सकता है। अगली बात इसके अंदर आती है जो आवश्यकता और महत्व की अंतिम बात है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन बिना मूल्यांकन के बालक की प्रगति, उसके विकास का पता हमें नहीं चल सकता है। अर्थात कि मूल्यांकन कैसे होगा, क्योंकि वो उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है नहीं है उसको जांचने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति को जांचने के लिए मूल्यांकन, बालक के विकास की प्रगति को जांचने के लिए मूल्यांकन, उद्देश्य के लिए, बालक के विकास के लिए, फिर पाठ्यक्रम स्वयं के लिए, शिक्षा के लिए, यानी कि सभी के लिए मूल्यांकन का होना अनिवार्य है। एक मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से एक बार अगर एक प्रश्न पत्र या एक प्रकार की गतिविधि जो मूल्यांकन के उद्देश्य से आयोजित कराई जा रही है तो उसमें सबसे पहले तो उद्देश्य की पूर्ति का पता चलता है कि जिस उद्देश्य के लिए कराया जाता है क्या वो पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, बालक का
मूल्यांकन भी हो सकता है कि बालक ने अगर अर्जित किया है, सरलता से सीखा है, तो शिक्षक की अपनी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि, विषय वस्तु आदि के बारे में मूल्यांकन हो पाता है कि क्या ये समस्त क्रियाएं जो इसमें सम्मिलित की गई हैं वो लाभकारी है या नहीं है, या वो अपने लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस उद्देश्य से मूल्यांकन का होना बहुत अनिवार्य। पाठ्यक्रम जो है इसी मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए इस पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना बालक और पाठ्यक्रम स्वयं का जो विकास है या जो तैयार किया गया विकास की प्रक्रिया उसका पता नहीं चल सकता है। अर्थात कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व के अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज को समझा कि पाठ्यक्रम अगर तय किया जाता है, पाठ्यक्रम होता है, तो जहां वो एक जगह समय और शक्ति की बचत करता है, वहीं शिक्षा के समान शिक्षा का स्तर को निर्धारित करने में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम के बिना एक जैसा शिक्षा का स्तर हर बालक का अगर स्तर भी देखा जाए तो एक जैसा निर्धारित नहीं हो सकता अगर पाठ्यक्रम नहीं है। फिर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता तभी चल सकेगा, या इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि उद्देश्य शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और इसके लिए पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है। फिर शिक्षण प्रक्रिया में सहायक शिक्षक कक्षा में जाता है तो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया में उसकी आवश्यकता के लिए पाठ्यक्रम बहुत अनिवार्य है। फिर छात्रों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, छात्र की अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता मानी गई है। पाठ्य पुस्तकों में को लिखना भी अनिवार्य होता है, इसीलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता और मूल्यांकन के लिए भी पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व के आधार पर हमने इस चीज को देखा कि पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। दूसरी चीज जो इसके अंतर्गत आती है, जिसको हमें देखना है आवश्यकता और महत्व के अतिरिक्त, वो है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। आवश्यकता, महत्व और नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है उद्देश्य। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं, किन उद्देश्यों को लेकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, तो हम यहीं पे देखेंगे। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अब हमें इसे समझना है। हमने आवश्यकता और महत्व को समझा, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अंतर को समझा। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला है बालक के विकास का साधन है। बालक के विकास का साधन। स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है बालक का विकास करना। बिल्कुल शॉर्ट में अगर एक शब्द में बात कही जाए तो बालक के विकास के लिए, क्योंकि सही दिशा में, सही गति से, सही प्रक्रिया के माध्यम से अगर बालक का विकास होता है तो वो गुणात्मक विकास होता है, और यदि कहीं भी एक कड़ी टूटती है तो बालक का विकास अवरुद्ध होता है। इसीलिए बालक के सही दिशा में विकास के लिए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक व सभ्यता का हस्तांतरण। संस्कृति व सभ्यता का हस्तांतरण। निश्चित है कि हमारी परंपराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता के क्या स्वरूप थे, किस प्रकार की सभ्यता थी, कि उसका हस्तांतरण करने के लिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। क्योंकि उसके अंतर्गत जब विषय वस्तु संकलित की जाती है तो वो विषय वस्तु पूर्व के अनुभवों के आधार पर होती है, पूर्व के अनुभवों को उसके अंदर लिखा जाता है या रखा जाता है। तो ये पूर्व के अनुभव ही जो है वो हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता का से परिचय कराते हैं, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित आसानी से और सुगमता से किए जा सकते हैं। अगली बात आती है नैतिक चारित्रिक निर्माण। नैतिक
चारित्रिक निर्माण। यानी कि एक बालक का चारित्रिक निर्माण होना बहुत अनिवार्य है। उसमें नैतिक संस्कारों का होना अनिवार्य है, वही उसके चारित्रिक गुणों का होना अनिवार्य है। तो ये इन दोनों का विकास कैसे होगा? तो वो विकास करेगा पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या नहीं, पाठ्यक्रम, करिकुलम उसका विकास करेगा, सिलेबस नहीं। सिलेबस उसे केवल ज्ञान प्रदान करेगा, करिकुलम उसी ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग करना सिखाएगा। और इसी प्रक्रिया के अंदर क्या उसके नैतिक नियम हैं, क्या नैतिक मूल्य हैं और क्या चारित्रिक गुण हैं, इसका पता बालक को चल पाता है और बालक उनका उपयोग कैसे करे। यानी कि हमारे जैसे हमने कहा कि सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण होता है, तो हमारे पूर्व के अनुभवों के आधार पर बालक को ये समझने का अवसर मिलता है कि यदि हमने हमारी चारित्रिक विशेषताओं को खोया तो हम आलोचना के पात्र बनेंगे। हमने हमारे नैतिक संस्कारों की अवहेलना की तो तनाव का कारण बन सकता है। यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच में जब भी तनाव उत्पन्न होता है, उसके पीछे का कारण इन नैतिक और चारित्रिक गुणों के ह्रास की वजह से या विचारधाराओं में ह्रास की वजह से ये तनाव उत्पन्न होता है। अर्थात कि जब ये नैतिक जो है, नैतिक नियम और नैतिक मूल्य और चारित्रिक गुणों का जो विकास करने में पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अनुभव बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण से बालक इन चीजों को, इनके परिणामों को समझ पाता है और अपने चारित्रिक गुण और नैतिक मूल्यों का विकास कर पाता है या उनके महत्व को वो समझ पाता है। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वो है मानसिक शक्तियों के विकास है। मानसिक शक्तियों के विकास है। मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भी पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है, क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक में चिंतन, मनन, तर्क, विवेक एवं निर्णय, यानी कि मानसिक शक्तियों के विकास में क्या क्या है, किस तरह के, जस्ट एग्जांपल के तौर पर कि चिंतन, किसी भी चीज के विषय में चिंतन किस प्रकार से किया जाता है। एक होता है बालक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के क्या परिणाम है, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के क्या परिणाम उसको सामने होते हैं। यानी कि चिंतन के तरीके को सिखाया जाता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से शक्ति के विकास के अंदर चिंतन के सही दिशा निर्देश को बालक को सिखाया जाता है, वो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। मनन, किसी भी चीज का मनन करना, बहुत चिंतन तो क्या उसके बारे में बहुत अधिक गहन विचार विमर्श करना, कि उसकी ये मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, किसलिए के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो इन्हीं के माध्यम से बालक के मन में होते हैं। तर्क करना सीखता है, क्योंकि कोई चीज उसे समझ में नहीं आ रही, तो जब तक वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है और ये प्रश्न तर्क के आधार पर उत्पन्न होता है, तो वो अंतर सीख पाता है। अंतर अगर कर पाता है तो वो किसी भी चीज को सहजता से ग्रहण कर पाता है, फिर उसका विवेक और निर्णय लेने की क्षमताओं का भी उसमें विकास होता है। यानी कि मानसिक शक्तियों में के विकास के इन प्रक्रियाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम में इस प्रकार की समस्त विषय मतलब गतिविधियां या विषय वस्तु सम्मिलित होती हैं, क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे कि बालक इन समस्त मानसिक क्रियाओं का विकास हो सकता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजनात्मक शक्ति का विकास। बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास कैसे होता है? बालक किसी भी चीज का एक सृजनात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकता है? क्योंकि एक जो चीज है उसको जो सैद्धांतिक तरीके से जो सिखाई गई है, या यूँ कहा जाए कि एक सही ब्लूप्रिंट के आधार पर, एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर या निश्चित मापदंड के आधार पर कोई चीज उसको सिखाई गई है, तो बालक को जैसे बताया कि ये सर्कल ऐसे बनाया जाएगा। बालक ने
सर्कल को बनाना सीखा, एक सामान्य प्रक्रिया के दौरान या ज्ञानात्मक विकास के आधार पर उसने सर्कल को बनाना सीखा। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत, सृजनात्मक विकास के अंतर्गत अब वो इस सर्कल को अलग अलग ढंग से किस प्रकार से बना सकता है, उसको एक आकर्षक स्वरूप कैसे प्रदान कर सकता है, ये सारी चीजें उसको सिखाई जाती हैं। इसी सर्कल के माध्यम से वो किस चीज का, किस तरह की आकृति का निर्माण कर सकता है, ये चीजें वो जब उसके दिमाग में स्वयं उत्पन्न होती, वो स्वयं प्रयास के अभ्यास के माध्यम से कुछ नए नए तरीके से उसी चीज को सीखता है, तो उसके अंदर एक सृजनात्मक गुण का विकास होता है, सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है, जो कि उसकी सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करता है। और जो बालक के जीवन में जो कहना जी की विकास के लिए या उसकी प्रगति के लिए अनिवार्य है कि उसमें सभी मानसिक शक्तियों के साथ में सृजनात्मक क्षमता का होना भी अनिवार्य है। और अगर सृजनात्मक क्षमता है उसमें, तो निश्चित मानकर चलिए कि वो किसी भी चीज की एक कल्पनात्मक आधार पर एक नवीन स्वरूप को विकसित कर सकता है, या नवीन विचारधारा का नवीन संरचना किसी चीज की कर सकता है। और विकास की प्रक्रिया के लिए ये परिवर्तन बहुत अनिवार्य है। इसीलिए सृजनात्मकता के उद्देश्य से बालक में सृजनात्मक गुणों के विकास के लिए भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगला उद्देश्य है वो नवीन मूल्यों का निर्माण। नवीन मूल्यों का निर्माण। नवीन मूल्य परंपरागत और वर्तमान में अंतर होता है। हम हर चीज को परंपरागत तरीके से लेकर नहीं चल सकते हैं, इसीलिए नवीन मूल्य जो वर्तमान में नवीन परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसमें जिन नवीन आवश्यकताएं जो सामने निकल कर आ रही है, उनके आधार पर जो नवीन मूल्य सामने दिखाई देते हैं या नवीन मूल्य निकल कर आते हैं, उन मूल्यों का निर्माण करने के लिए, यानी कि आवश्यकताओं के आधार पर जिस तरह के नवीन तरीके, नवीन मूल्य जो होते हैं, उनको उनका निर्माण कैसे किया जाए और इन्हें बालक को कैसे अपनाना चाहिए, ये किस तरह से वो अपनाए, इसके उद्देश्य से भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, धर्म आदि सब क्या है, ये आपकी एक परंपरागत और एक निरंतर चलने वाली गतिविधियां हैं या निरंतर चलने वाली आपके जीवन की क्रियाएं हैं। अब इनमें हम परंपरागत तरीकों से, सामाजिक व्यवस्था है तो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था से चिपके नहीं रह सकते। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था की परंपरा थी कि एक संयुक्त परिवारों का प्रचलन अधिक था, धीरे धीरे संयुक्त से एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ता चला है। तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के उद्देश्य से। तो अब यहाँ पर जब वो पलायन करके जाता है तो वो एक नवीन समाज या परंपरा से जुड़ता है, तो वहाँ के मूल्य अलग होते हैं। तो उन नवीन मूल्यों का उसको कैसे वो अपना सकता है, नवीन मूल्य उसको कैसे समझने हैं, किस तरह के हो सकते हैं और किस तरह से उनको उसे अपनाना चाहिए, इस चीज के निर्माण के लिए, इसके लिए बालक को तैयार किया जाता है। उस किसी उद्देश्य से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है या पाठ्यक्रम का तय किया जाता है। नेक्स्ट है अन्वेषकों का सृजन। अन्वेषकों का सृजन। जब तक अन्वेषक नहीं होगा, किसी चीज को देखने वाला नहीं होगा, किसी चीज के क्या गुण है, क्या दोष है, क्या उसकी समालोचनात्मक चिंतन करने वाला नहीं होगा, उसके बारे में निरीक्षण परीक्षण करने वाला नहीं होगा, तो उस जो भी परंपरा व्यवस्था जो कुछ भी क्रिया कर है उसमें किसी भी प्रकार का अगर दोष है तो उसे समझना आसान नहीं होता है। अन्वेषकों का कार्य होता है कि वो जो कुछ चल रहा है उसका पूर्ण, जैसे कि जिस भी चीज का अन्वेषक नियुक्त किया जाता है वो उससे संबंधित समस्त पहलुओं पर अपनी नजर लगाता है, वहाँ देखता है और तय उसके बारे में निष्कर्ष निकालता है, विश्लेषण करता है, वे निष्कर्ष निकालता है कि भाई जो कार्य किया जा रहा है क्या वो तरीके से किया जा रहा है, या उसमें परिणाम जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, या नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं, या असफलताओं के परिणाम अधिक दिखाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। यानी कि इन चीजों को समझने के लिए अन्वेषकों का होना अनिवार्य है।
इसीलिए अन्वेषक का निर्माण करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगली बात आती है वर्तमान व भावी जीवन के योग्य बनाना। वर्तमान व भावी जीवन, वर्तमान जीवन को कैसे जीना और भावी जीवन भविष्य में किस प्रकार का जीवन उन्हें जीना है, किस तरह का परिस्थितियां सामने आएगी, कैसी समस्याएं आएंगी, क्या तरीके होंगे, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना होगा, ये सारी चीजें जो हैं वर्तमान और भविष्य के लिए व्यक्ति को तैयार करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है या पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। अगली बात जो आती है वो आती है इसके अंदर बालकों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, यानी कि जनतांत्रिक मूल्यों के विकास, क्योंकि हम निश्चित है कि हमारी जैसी शासन व्यवस्था है उसके अनुकूल बालकों में जो एक जैसे मूल्यों की आवश्यकता होती है उन मूल्यों के विकास के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण या पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि उन मूल्यों का विकास किया जाए, इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अंतिम बात जो आती है शिक्षक तथा छात्र के मध्य शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतःक्रिया का स्वरूप, यानी कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि वो शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया किस प्रकार से होगी, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया नियमित और सही ढंग से हो रही है। अब वो अंतःक्रिया कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से आपस में उनके संबंध स्थापित हो सकते हैं, उनके मधुर संबंधों के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं या किस प्रकार की गतिविधियों का सहारा लिया जा सकता है, इन्हीं सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की आवश्यकता, पाठ्यक्रम की जो है इन्हीं उद्देश्यों को लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यानी कि आज हम लोगों ने पाठ्यक्रम की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्यों को देखा, क्योंकि पाठ्यक्रम बिना कहा जाता है कि बिना उद्देश्य के किसी भी कार्य में सफलता संभव नहीं है। इसीलिए सफल कार्य के लिए बहुत अनिवार्य होता है कि व्यक्ति किसी भी कार्य को एक निश्चित उद्देश्य या निश्चित रूपरेखा तैयार करे, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करे, को तैयार करे, तय करे और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करता हुआ आगे बढ़े। तो पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही सारे छोटे छोटे उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, जैसे बालक के विकास का उद्देश्य है तो पाठ्यक्रम में बालक के विकास के संबंधित समस्त गतिविधियां, विषय वस्तु, प्रक्रियाएं सम्मिलित होगी। सांस्कृतिक हस्तांतरण है, संस्कृति और सभ्यता का हस्तांतरण की बात होती है, तो हमारे जितने भी पूर्व के अनुभव हैं वो उसके अंदर इस तरह से सम्मिलित किए जाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्वतः ही वो हस्तांतरित हो जाए। फिर नैतिक और चारित्रिक गुणों के विकास की बात है जो कि वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हमारे पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही होगा कि बालकों के इन चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास किया जा सके, बालकों के मानसिक विकास या मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भी इसका पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि वो बालकों के मानसिक शक्तियों का विकास करें, जिसमें वो तर्क, चिंतन, मनन, विचार, विमर्श आदि जितनी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एक सफल व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो मानसिक रूप से बहुत सशक्त होना चाहिए। और यही उद्देश्य पाठ्यक्रम का होता है कि वो हर बालक को मानसिक रूप से एक सशक्त प्राणी बनाए, जिससे कि वह उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो इतनी अच्छी प्रबल हो कि वो विकास के लिए निरंतर आगे बढ़े। तो इस आधार पर हमारे जो ये उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम के इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के ये उद्देश्य जो हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस आधार पर हमारा आज का गृह कार्य है पाठ्यक्रम की
आवश्यकता व महत्व को समझाते हुए उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता व महत्व को समझाते हुए उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आपको इस प्रश्न को हल करना है और इसके आधार पर आज की जो विषय वस्तु है इसका आपको पुनः रिवीजन में वापस करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क बंद करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कम से कम 2 गज की दूरी आवश्यक रूप से बनाए रखें और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें, बस सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।